हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेवी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 3 करेंगे। ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका फैसिलिटीज़ फॉर एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर्स के बारे में। तो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को कौन कौन सी फैसिलिटी जो है आरबीआई के द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, उसके बारे में है फ्रेंड्स ये चैप्टर। और इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि एक गोल्ड कार्ड स्कीम होती है एक्सपोर्टर के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है कि गोल्ड कार्ड स्कीम दीजिए ताकि जो अच्छे एक्सपोर्टर हैं, हमारे देश से ज़्यादा सामान को निर्यात करते हैं, दूसरे देश में भेजते हैं, उनको एक गोल्ड कार्ड दिया जाए ताकि उनको थोड़ा मतलब हर चीज़ में सहूलियत मिल जाए। मतलब इंटरेस्ट रेट भी कम लगेगा, प्रोसेसिंग फ़ीस भी कम लगेगी, ठीक है। और दूसरे एक्सपोर्टर के मुकाबले उनका जो लोन वगैरह होगा वो ज़्यादा तेज़ प्रोसेस भी किया जाएगा। तो उसके बारे में हमें पढ़ना है फ्रेंड्स। और ईडीपीएमएस और आईडीपीएमएस के बारे में पढ़ना है। ये होता है आपका एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, और ये होता है इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में जो आपका एक्सपोर्ट डेटा है उसकी प्रोसेसिंग इसमें की जाती है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में जो इंपोर्ट डेटा है उसको प्रोसेस इसमें किया जाता है फ्रेंड्स। तो इसी के बारे में हम जानेंगे फ्रेंड्स। तो शुरुआत करेंगे। गोल्ड कार्ड स्टेटस फॉर एक्सपोर्टर का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? देखिए, मतलब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया कि कुछ सेलेक्टेड बैंक और एक्सपोर्टर को जो है अपने साथ में लिया और उनके साथ कंसल्ट करके एक ऐसी स्कीम बनाई कि मतलब मतलब एक गोल्ड कार्ड स्कीम जिसे कहते हैं, एक स्कीम बनाई जिसे गोल्ड कार्ड स्कीम कहते हैं। और उसमें क्या फ़ायदा हुआ कि सर्टेन एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर की जो परफॉर्मेंस थी, जैसी परफॉर्मेंस थी, उसके आधार पर उसे कुछ एडिशनल बेनिफिट मिले। मतलब कहने का जो यहाँ पर बेसिक एम क्या है फ्रेंड्स कि जब हम मतलब लोग एक्सपोर्ट करते हैं सामान को, जो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करेगा तभी वो जब वहाँ दूसरे देश में सामान जाएगा और उसके बदले में वहाँ से फॉरेन करेंसी या डॉलर वगैरह आएगा। तो बेसिक एम क्या है यहाँ पर, हम फॉरेन करेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमाना चाहती है। तो उसी पर्पज से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये सोचा कि जो अच्छे हमारे जो एक्सपोर्टर हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा एक्सपोर्ट करते हैं हम और रेगुलर हैं, मतलब कहने किसी तरीके डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे हैं और मेहनती हैं, उनको जो है कुछ एडिशनल बेनिफिट दिया जाए। उसी पर्पज़ से गोल्ड कार्ड स्कीम को लेकर के आए हुए हैं। इसमें उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलता है, किसको? एक्सपोर्टर को, ठीक है। उसके बाद में ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ये स्कीम लेकर आई है, गोल्ड कार्ड स्कीम फॉर एक्सपोर्टर। और इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 2003-4 में आई थी, उसमें ही ये सजेस्ट किया गया था कि एक गोल्ड कार्ड स्कीम लेकर आई जाए क्रेडिट वर्थी एक्सपोर्टर के लिए। यानी कहने मतलब जो अच्छे एक्सपोर्टर हैं उनके लिए, विथ गुड ट्रैक रिकॉर्ड, जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ताकि उनको जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट जो है ईजिली अवेलेबल हो जाए और बेस्ट टर्म पर अवेलेबल हो। मतलब बहुत आसानी से, ऐसा नहीं कि लोन के लिए गए हुए हैं और उनका लोन पास नहीं हो रहा है, वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। बेस्ट टर्म का मतलब अगर दूसरों को 6% पर लोन मिल रहा है तो इनको कोशिश की जाएगी 5.5 पर देने की कोशिश की जाएगी। इसी पर्पज़ से गोल्ड कार्ड स्कीम लेकर के आया गया था। तो गोल्ड कार्ड होल्डर, एक बार एक्सपोर्टर को गोल्ड कार्ड मिल गया, बेस्ड ऑन उसका क्रेडिट वर्थी है, उसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो अगर उसको गोल्ड कार्ड मिल गया तो उसको ही विल एंजॉय सिंपलर एंड मोर इफिशिएंट क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म इन रिकॉग्निशन टू हिज गुड ट्रैक रिकॉर्ड। तो उसके अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से गोल्ड कार्ड होल्डर को सिंपलर और मोर इफिशिएंट क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म का एंजॉयमेंट मिलता है। मतलब उसको ये मौका मिलता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस होगी सिंपल होगी। अभी आगे हम पढ़ेंगे ढेर सारी सुविधाएं जो इनको मिलती हैं, तो आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। ओके, अब कुछ साइलेंट फीचर्स इसके क्या क्या हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, ऑल क्रेडिट वर्थी एक्सपोर्टर, जितने भी अच्छे एक्सपोर्टर होंगे, इंक्लूडिंग दोज इन स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर, जो मीडियम और स्मॉल सेक्टर के भी जो हैं उनको इंक्लूड करके जो भी अच्छे एक्सपोर्टर होंगे जिनका गुड ट्रैक रिकॉर्ड होगा, वो एलिजिबल होंगे जो है गोल्ड कार्ड बाय इंडिविजुअल बैंक एज पर द क्राइटेरिया लेड डाउन बाय बैंक, ठीक है। तो इसके लिए गोल्ड कार्ड किसको देना है उसका क्राइटेरिया बैंक खुद डिसाइड करेगा। लेकिन जो अच्छे एक्सपोर्टर, क्रेडिट वर्थी एक्सपोर्टर हैं, चाहे वो स्मॉल और मीडियम सेक्टर के हों या इंडस्ट्री के हों, उनको भी जो है गोल्ड कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी होती है, उनको गोल्ड कार्ड दिया जा सकता है। इसमें अब किसको नहीं दे सकते हैं? तो इसमें उस एक्सपोर्टर को जिसको ईसीजीसी ने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है उसको नहीं दे सकते हैं, या फिर जिसका जो इतना भी पिछले साल का जो टर्न ओवर है उसका 10% से ज़्यादा जो है ओवर ड्यू बिल पड़ा हुआ है, उसको भी नहीं दे सकते हैं। कहने मतलब मान लीजिए उसने पिछले साल 100 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया था और उसका 10 करोड़ से या 11 करोड़ रुपए अगर उसका ओवर ड्यू पड़ा हुआ, मतलब अभी तक उसको पैसे मिले नहीं हैं, उसने गुड्स भेज दिया है दूसरे देश में लेकिन उसका पैसा वापस नहीं आ रहा है, और आउटस्टैंडिंग 10% से उस ज़्यादा है, पिछले साल के टर्नओवर से 10% से ज़्यादा है, तो उसको जो है गोल्ड कार्ड स्कीम नहीं मिल सकती है। तो गोल्ड कार्ड हम किसको नहीं दे सकते हैं? जो ईसीजीसी द्वारा ब्लैक लिस्टेड हैं और जिनका ओवर ड्यू बिल जो है वो 10% से ज़्यादा है पिछले साल के टर्न ओवर से,
ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गई कुछ छोटी मोटी बातें हमने समझी। एक बार फिर से ये छोटा सा देख लीजिए, गोल्ड कार्ड स्कीम किस पर्पज़ से आई थी। तो गोल्ड कार्ड स्टेटस फॉर एक्सपोर्टर का यही मतलब है कि ये स्कीम पहली बात सिर्फ एक्सपोर्टर के लिए है। गोल्ड कार्ड किसको मिलेगा, जिनकी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा, जो क्रेडिट वर्थी होंगे, है ना, और उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें गोल्ड कार्ड दिया जाएगा। और गोल्ड कार्ड मिलने के कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं। एडिशनल ये स्कीम कौन लेकर आया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से आई हुई स्कीम है। ये इसकी आइडिया कहाँ से आया है, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2003 और 4 में ही सजेस्ट किया गया कि एक गोल्ड कार्ड स्कीम लॉन्च की जाए। जो क्रेडिट वर्थी एक्सपोर्टर हैं, जो बहुत अच्छे एक्सपोर्टर हैं हमारे, जिनका गुड ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके लिए स्कीम लाई गई, ताकि उनको जो एक्सपोर्ट क्रेडिट है, उनको कोई सामान, एक्सपोर्ट क्रेडिट का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसके लिए जो लोन चाहिए वो ईजिली मिल जाए, बेस्ट टर्म पर मिल जाए, आसानी से मिल जाए और सस्ते में मिल जाए। अब एक बार गोल्ड कार्ड अगर आपको मिल गया तो आपके जो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है उसकी रिकग्निशन में आपको सिंपलर और अच्छे, बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म का फ़ायदा मिलता है। मतलब कहने का कि अगर ये कहा गया कि 25 दिन में इनका लोन प्रपोजल प्रोसेस होना है तो वो 25 दिन में हो जाता है, ये फ़ायदा हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, अब कुछ फीचर्स क्या क्या हैं, तो कौन एलिजिबल होगा, हर इंडिविजुअल बैंक ये डिसाइड कर सकता है कि किसको गोल्ड कार्ड दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें जितने भी क्रेडिट वर्थी एक्सपोर्टर हैं, इंक्लूडिंग स्मॉल या मीडियम सेक्टर के जो एक्सपोर्टर हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाता है। जिनका गुड ट्रैक रिकॉर्ड है वो एलिजिबल होंगे। ऐसा कोई इनकम का क्राइटेरिया नहीं कि पिछले 4 साल का टर्नओवर 4 करोड़ या कुछ ऐसा नहीं है, बस क्रेडिट वर्थी एक्सपोर्टर होना चाहिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, तो उनको जो है बैंक गोल्ड कार्ड स्टेटस दे सकता है, कोई भी बैंक दे सकता है। अब किन्हें नहीं दे सकता है, तो उनको नहीं दे सकता है जिन्हें ईसीजीसी ने ब्लैक लिस्ट किया है, वो एक्सपोर्टर जो ईसीजीसी द्वारा ब्लैक लिस्टेड है उनको नहीं दे सकता है। और दूसरा, जिनका जो बिल है वो 10% से ज़्यादा ओवर ड्यू है। 10% किसका, तो पिछले साल के टर्नओवर का अगर 10% से ज़्यादा ओवर ड्यू है, यानी पैसा नहीं आया है देश में, तो उनको भी नहीं दे सकते हैं। गोल्ड कार्ड स्टेटस होल्डर, उनके ट्रैक रिकॉर्ड और क्रेडिट वर्थीनेस विल बी ग्रांटेड बेटर टर्म्स ऑफ क्रेडिट इंक्लूडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो गोल्ड कार्ड स्टेटस वाला होल्डर, गोल्ड कार्ड स्टेटस का जो एक्सपोर्टर होगा, उसके डिपेंडिंग अपॉन उसके ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उसका क्रेडिट वर्थीनेस कैसा है, उसको बेटर टर्म पर क्रेडिट मिलेगा। और बेटर टर्म में क्या है, इंटरेस्ट रेट में भी उसको सहूलियत मिलती है। अप्लीकेशन फॉर द क्रेडिट विल बी प्रोसेस बेस्ड ऑन सिंपलर नाम्स एंड अंडर ए प्रोसेस फास्टर देन अदर एक्सपोर्टर। अब इनका जो गोल्ड कार्ड स्टेटस का, गोल्ड कार्ड वाला जो एक्सपोर्टर होगा, उसका जो क्रेडिट प्रपोजल होगा, पहली बात तो उसको जो है प्रोसेस करते समय नाम्स जो है, नियम जो है वो सिंपल रखे जाएंगे और उसकी प्रोसेसिंग भी फास्ट की जाएगी दूसरे एक्सपोर्टर के मुकाबले। दूसरे एक्सपोर्टर के लिए जहां हम थोड़े टफ मेजरमेंट रखेंगे, नियम रखेंगे, वहां पर हम जो है गोल्ड कार्ड वाले को सिंपल नाम, मतलब कहने का कुल मिला करके गोल्ड कार्ड स्टेटस अगर है तो हर चीज़ उसके लिए सहूलियत में चली जाती है, चाहे जो भी, चाहे इंटरेस्ट रेट हो उसका, चाहे जो नॉर्म्स बनाए गए हैं वो प्रोसेसिंग होगी तो वो भी फास्ट हो जाएगी। द चार्ज भी कम लगेगा, फ़ी भी कम लगेगी ना। द चार्जेज एंड फी स्ट्रक्चर इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक टू एक्सपोर्टर अंडर स्कीम विल बी रिलेटिवली लोअर देन दोज प्रोवाइडेड टू अदर एक्सपोर्टर। जो दूसरे एक्सपोर्टर को मिलेगा उसके मुकाबले इनको कम ही चार्जेस पे करने पड़ेंगे, कम ही फी स्ट्रक्चर, इनके लिए सब कुछ मतलब सहूलियत वाला ही रहेगा। उसके बाद में एक दो एडिशनल बेनिफिट हैं कि अगर जो इनको इन प्रिंसिपल लिमिट असाइन की जाएगी, मान लीजिए बैंक ने डिसाइड किया कि इनको हम 500 करोड़ रुपए की लिमिट असाइन करेंगे, तो वो 3 साल के लिए असाइन कर दी जाती है, फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, 3 साल के लिए असाइन की जाएगी और साथ ही साथ में उसमें ऑटोमेटिक रिन्यूअल का भी कंडीशन रहेगी। मतलब कहने का कि अगर गोल्ड कार्ड होल्डर हमारा कस्टमर एक्सपोर्टर है, तो पहली बात हम उसको क्या करेंगे, 3 साल के लिए इन प्रिंसिपल लिमिट प्रोवाइड कर देंगे। जो लिमिट सैंक्शन होगी वो 3 साल के लिए हो जाएगी और इसमें ऑटो रिन्यूअल का भी कॉन्सेप्ट होगा, यानी ऑटोमेटिकली ये लिमिट रिन्यू होगी, बशर्ते कि जो हमारा एक्सपोर्टर है वो टर्म्स और कंडीशन को फुलफिल करे। ऐसा ना हो कि पहले वो गोल्ड कार्ड स्टेटस का होल्डर था 3 साल पहले, लेकिन अभी धीरे धीरे उसकी स्थिति डिटोरिएट हो गई, ख़राब हो गई है, अब वो गोल्ड कार्ड अगर होल्डर नहीं है तो ऑटो रिन्यू नहीं होगा। तो पहली बात ये हो गई कि जो लिमिट प्रोवाइड की जाती है फ्रेंड्स वो 3 साल के लिए प्रोवाइड की जाती है, ऑटो रिन्यूअल का कॉन्सेप्ट भी उसमें लगा हुआ होता है। एक स्टैंड बाई लिमिट भी इनको प्रोवाइड की जाती है, दूसरे एक्सपोर्टर को नहीं मिलेगी, लेकिन गोल्ड कार्ड वाले को 20% की एडिशनल जो है स्टैंड बाई लिमिट प्रोवाइड की जाती है, मिनिमम नॉट लेस देन 20% उनको प्रोवाइड की जाती है। 20% से ज़्यादा भी दी जा सकती है, लेकिन 20% से कम नहीं दे सकते हैं। एक स्टैंड बाई लिमिट दी जाती है, तो मान लीजिए 500 करोड़ रुपए की उसकी लिमिट है, तो इसका 20% हो जाएगा
100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए की स्टैंड बाई लिमिट उसको प्रोवाइड की जाएगी। अगर मान लीजिए कोई अचानक से कोई ऑर्डर आ जाता है, सडन ऑर्डर आ जाता है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उसके लिए वो 100 करोड़ रुपए स्टैंड बाई लिमिट के तहत वो निकाल सकता है। ये भी एक सहूलियत उसको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। उसके बाद में इन केस ऑफ अनएंटिसिपेटेड एक्सपोर्ट ऑर्डर, मान लीजिए कोई ऐसा एक्सपोर्ट ऑर्डर आ गया जिसकी उम्मीद नहीं थी, अनएंटिसिपेटेड था। मान लीजिए किसी कस्टमर की किसी एक्सपोर्टर की क्षमता जो है मान लीजिए 500 गट्ठर प्रोवाइड करने की है, 500 जो है बकेट प्रोवाइड करने की है, 5000 बकेट प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन उसके बाद मान लीजिए जो है 20,000 बकेट का ऑर्डर आ गया, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। तो अब उस केस में ये अनएक्सपेक्टेड हो गया, अनएंटिसिपेटेड है। और ऐसे में जो है बैंक को क्या करना होगा कि इन्वेंट्री वाले नाम जो हैं उसे रिलैक्स रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर इतनी इन्वेंट्री होगी तो ही हम आपको इतना क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे। वहाँ पर अगर अनएंटिसिपेटेड ऑर्डर है तो थोड़ा सहूलियत बरतिए कि मान लीजिए उस एक्सपोर्टर के पास उतनी पर्याप्त इन्वेंट्री नहीं है, डिस्पाइट ऑल दैट आप उसको लोन प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद में जो इस कार्ड होल्डर की जो रिक्वेस्ट होगी उनको बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रोसेस किया जाता है और उसके लिए टाइम लाइन है। अगर कोई फ्रेश एप्लीकेशन देगा तो 25 दिन, अगर रिन्यूअल चाहता है तो 15 दिन, और एडहॉक लिमिट के लिए 7 दिन में इनके जो है एप्लीकेशन को प्रोसेस करना होता है, ठीक है। तो जो अपनी ये रिक्वेस्ट होगी, मान लीजिए कोई लोन प्रपोजल आता है, कहने मतलब ये हुआ कि अगर एक गोल्ड कार्ड होल्डर है और उसका लोन का प्रपोजल आता है तो फ्रेश एप्लीकेशन उसका कितने दिन में हमें निपटाना होगा, 25 दिन में उसको लोन सैंक्शन कर देना होगा। अगर लिमिट रिन्यूअल करवाने आता है तो उसका काम 15 दिन में करना होगा, और अगर उसे एडहॉक लिमिट चाहिए तो ये काम विदिन 7 डेज कंप्लीट हो जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये लिमिट्स पूछी जाती हैं, ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। गोल्ड कार्ड होल्डर ऑन दिस बेसिस ऑफ डेट रिकॉर्ड एंड टाइमली रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल। टाइमली रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल का मतलब होगा एक्सपोर्ट जो किया है सामान, उसका जो पैसा एक्सपोर्ट बिल बनाया उसका पैसा समय पर मिल जाना, टाइमली रियलाइजेशन होता है। बिल भी कंसिडर फॉर इशुएंस ऑफ फॉरेन करेंसी क्रेडिट कार्ड। अब इसके अलावा जो गोल्ड कार्ड होल्डर होते हैं उनको जो है फॉरेन करेंसी में क्रेडिट कार्ड भी इशू किया जाता है, ताकि कोई अर्जेंट पेमेंट के लिए अगर ज़रूरत पड़ जाए उनको तो वो उस चीज़ को फुलफिल कर सकें। ऐसा नहीं है कि उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और इस वजह से वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो गोल्ड कार्ड होल्डर को क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा। तो एक तरीके से हम अगर बेनिफिट में देखें तो 3 मेन बेनिफिट आते हैं। पहली बात तो इनको जो लिमिट असाइन की जाती है 3 साल के लिए की जाती है, प्लस इसमें ऑटो रिन्यूअल का कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद में इनको जो स्टैंड बाई लिमिट दी जाती है फ्रेंड्स, वो मिनिमम 20% दी जाती है। जो लिमिट है उसका मिनिमम 20% इनको स्टैंड बाई लिमिट प्रोवाइड कर दी जाती है। उसके अलावा इनको जो है फॉरेन करेंसी में क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है। 3 बातें तो ये कम से कम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ध्यान रखने वाली। उसके बाद में इनका जो लोन होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रोसेस किया जाता है। अगर कोई नया गोल्ड कार्ड होल्डर आता है और हमारे पास नया एप्लीकेशन लेकर आता है, मान लीजिए फ्रेश नया लोन उसको चाहिए, तो 25 दिन में उसको निपटाना होगा। अगर उसको लिमिट रिन्यू करवानी है तो 15 दिन में, और एडहॉक लिमिट चाहिए तो 7 दिन में। देखिए पूरी तरह से लोन नया है तो 25 दिन लगेंगे, अगर जो है रिन्यूअल केवल है 15 दिन लगेंगे, और एडहॉक लिमिट है तो सिर्फ 7 ही दिन लगेंगे। ये नंबर ऑफ डेज याद रखेंगे फ्रेंड्स, ओके। तो साइलेंट फीचर में हमने जान लिया फ्रेंड्स कि ये स्कीम किसको किसको प्रोवाइड की जा सकती है। जिसका क्रेडिट वर्थी एक्सपोर्टर हो, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड अगर है तो उसको जो है गोल्ड कार्ड प्रोवाइड किया सकता है। अगर ईसीजीसी ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है किसी एक्सपोर्टर को तो उसको नहीं दिया सकता है। या कोई एक्सपोर्टर है जिसका पिछले साल के टर्नओवर का 10% से ज़्यादा ओवर ड्यू है तो उसे भी नहीं प्रोवाइड किया सकता है। अब जो गोल्ड कार्ड होल्डर हो जाएगा उसके अच्छे रिकॉर्ड के बेसिस पर उसको जो है बेटर टर्म पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। उसे इंटरेस्ट रेट में भी सब्सिडी दी जाएगी, इंटरेस्ट रेट में भी रिबेट दिया जाएगा। दूसरों को अगर हम 6% पर देंगे तो इनको 5% पर दे सकते हैं, ठीक है। इनके जो लोन एप्लीकेशन होंगे वो दूसरे एक्सपोर्टर के मुकाबले फास्ट प्रोसेस करने होंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको कि अगर फ्रेश प्रपोजल है तो 25 दिन में, अगर लिमिट रिन्यूअल है तो 15 दिन में, और अगर एडहॉक लिमिट का है लिए तो 7 दिन में इसे निपटाना होता है। उसके अलावा जो चार्जेज और फीस लगेगी वो भी दूसरे एक्सपोर्टर के मुकाबले इनको कम लगती है। 3 साल के लिए इनको जो है जो लिमिट असाइन की जाती है वो इन प्रिंसिपल लिमिट 3 साल के लिए दी जाती है, प्लस इसमें ऑटो रिन्यूअल की फैसिलिटी भी होती है, अपने आप रिन्यू होती रहेगी लिमिट, बशर्ते कि ये जो है टर्म्स और कंडीशन को फुलफिल करते रहें। उसके बाद में एक 20% कम से कम 20% की इनको स्टैंड बाई लिमिट प्रोवाइड की जाती है, ताकि कोई सडन अगर ऑर्डर आ जाता है तो वो उसको यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में कोई अनएंटिसिपेटेड अगर अनएक्सपेक्टेड अगर ऑर्डर आ जाता है तो उस समय हम ये चीज़ इन्वेंट्री को जो है, इन्वेंट्री के जो नॉर्म्स होते हैं कि इतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए, 20% 30% इन्वेंट्री हो जाए, उसको रिलैक्स कर रखेंगे। किसके लिए? गोल्ड कार्ड के लिए, अदर के लिए नहीं। और किस चीज़ को ध्यान रखते हुए अकाउंट में हम क्या चीज़ ध्यान रखेंगे? साइज और नेचर ऑफ द एक्सपोर्ट ऑर्डर, उसके बेसिस पर हम थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन देते हैं कि इन्वेंट्री अगर पर्याप्त नहीं है तो भी हम
लोन पास कर देंगे। उसके बाद में जो इनका रिक्वेस्ट फॉर्म होता है कार्ड गोल्ड कार्ड होल्डर का, उसको काफ़ी तेज़ी से प्रोसेस किया जाता है। 25 दिन में फ्रेश एप्लीकेशन को निपटाना होता है, 15 दिन में रिन्यूअल अगर करना है लिमिट का तो वो करते हैं, और अगर एडहॉक लिमिट देनी तो वो 7 दिन में प्रोसेस करनी होती है। उसके बाद में गोल्ड कार्ड स्टेटस का जो होल्डर होगा उसको फॉरेन करेंसी में क्रेडिट कार्ड भी हम इशू कर देते हैं। तो ये इतने सारे फीचर्स हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं फ्रेंड्स, जो कि गोल्ड कार्ड स्टेटस होल्डर को मिलते हैं फ्रेंड्स। अब आपसे क्या करेगा एग्जाम में, इन्हीं में से 3-4 बातें लिखेगा, एक आधी बातें गलत कर देगा और उसमें से आपसे पूछेगा कि मतलब जो है इसमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है गोल्ड कार्ड स्टेटस होल्डर के लिए, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मतलब वो एमसीक्यू जो बनाते हैं वो थोड़ा कठिन बनाने के लिए, या पूछ लेगा कि ए बी सी 3 स्टेटमेंट दे दिए, पूछ लिया आपसे इनमें से कौन सा सही है, ए एंड बी सही है, बी और सी सही है। तो थोड़ा सा इस तरीके से करके जो है क्वेश्चन ट्रिक करते हैं ताकि आप थोड़ा परेशान हो, सिंपल क्वेश्चन थोड़ा रखने की कोशिश कम करते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक उठाएंगे फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। EDPMS, EDPMS एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम होता है फ्रेंड्स। देखिए EDPMS का अगर हम सिंपल से लैंग्वेज में ये बात समझें तो जितना भी एक्सपोर्ट होता है हमारे देश से, उसको जो है अगर हम एक जो है वेबसाइट पर कैप्चर करने की कोशिश करें या फिर उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हैंडल करने की कोशिश करें, तो वही जो बन करके आया हुआ है वही EDPMS होता है फ्रेंड्स। ओके, पहले सब कुछ मैनुअल होता था, कागज़ों में कार्रवाई होती थी, वो सब चीज़ें हटा करके अब कागज़ हटा करके उसकी जगह पर जो आया हुआ है वो EDPMS आया हुआ है। जैसे पहले बैंकिंग जो है कागज़ में हुआ करती थी, लेकिन अभी किस में होती है, ज़्यादातर CBS में होती है ना, सेंट्रल कोर बैंकिंग सोल्यूशन में होती है। तो उसी तरीके से जो है पहले एक्सपोर्ट जो है कागज़ों में होता था, अभी मतलब जो कुछ भी रिकॉर्ड बनता था वो कागज़ में बनता था, मतलब जो है कहने फाइल वगैरह होती थी। अभी वो चीज़ ना होकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में हम आ गए हैं। तो EDPMS यही है फ्रेंड्स, बेसिक थीम यही है, बाकी हम सारी डिटेल तो पढ़ेंगे ही। फॉर बेटर मॉनिटरिंग ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सॉफ्टवेयर and facilitating AD Bank to report various return through a single platform, RBI has launched a comprehensive IT-based system called Export Data Processing and Monitoring System। तो यही कह रहे हैं कि अच्छे से हम जो भी गुड्स और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हुए उसकी अच्छे से मॉनिटरिंग कर पाएँ, और साथ ही साथ जो अथराइज डीलर बैंक होते हैं उनको जो वेरियस रिटर्न भरने होते हैं उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म मिल जाए ताकि वो सभी रिटर्न फाइल कर सकें और साथ ही साथ देख सकें कि कितना पैसा कितना सामान एक्सपोर्ट हुआ है, किसका पैसा मिला है, किसका नहीं मिला है, किसके एडवांसेस मिले हैं जिसको यूज नहीं किया गया। तो ये सारी बातें एक ही जगह पर लाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कॉम्प्रिहेंसिव IT बेस्ड सोल्यूशन या सिस्टम लॉन्च किया है, जिसे ही एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं, EDPMS कहते हैं। अब EDPMS कब से आया है फ्रेंड्स, तो EDPMS जो है 2014 से ऑपरेशनलाइज किया गया है। ध्यान रखेंगे EDPMS जो है ऑपरेशनलाइज किया गया है 1 मार्च 2014 से, या 2014 याद रख लीजिए, दैट विल बी ओके। अब EDPMS जो आया था आपका एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम आया था, उसका उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू सिंप्लीफाई द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म। जो आपके बैंक होते हैं, अथराइज डीलर बैंक होते हैं, उनको कुछ वेरियस कुछ क्या कई सारे रिटर्न फाइल करने होते हैं टाइम टू टाइम, तो उसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर ही सारे आप जो है रिटर्न फाइल कर सकें, एंड फॉर बेटर मॉनिटरिंग टू इंटीग्रेट रिटर्न रिलेटेड टू, और साथ ही साथ अच्छी मॉनिटरिंग की जा सके उनकी, मतलब एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर आप रिटर्न फाइल कर सकें और हम एक्सपोर्ट की अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकें। साथ ही साथ टू इंटीग्रेट द रिटर्न्स रिलेटेड टू, जो रिटर्न थे किससे रिलेटेड थे उनको इंटीग्रेट करने की कोशिश की। कौन कौन से रिटर्न थे, हैंडलिंग ऑफ शिपिंग बिल फॉर कॉशन लिस्टेड एक्सपोर्टर, जो कॉशन लिस्टेड होते हैं फ्रेंड्स, मतलब कि डाउटफुल टाइप के एक्सपोर्टर होते हैं, उनके शिपिंग बिल को हैंडल करना। डिलेड यूटिलाइजेशन ऑफ एडवांस रिसीव फॉर एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट के लिए एडवांस मिला है, लोन ले लिया कस्टमर ने, उसको यूज नहीं कर रहा है एक्सपोर्टर, तो उसका डिलेड यूटिलाइजेशन, उसका डेटा भी इकट्ठा करना है। एक्सपोर्ट आउटस्टैंडिंग बियॉन्ड स्टिपुलेटेड पीरियड, और जो आपका एक्सपोर्ट है आउटस्टैंडिंग है, मतलब जो हमने एक्सपोर्ट करना है लेकिन वो जो है स्टिपुलेटेड पीरियड से बाद तक जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी भी नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को एक जगह पर लाने की कोशिश की गई थी EDPMS के थ्रू। EDPMS क्या चाहता था कि शिपिंग बिल की जो है, जो कॉशन लिस्टेड आपके एक्सपोर्टर हैं उनके शिपिंग बिल को हैंडल करना चाहता है, मतलब अच्छे से हैंडल करना हो जाए एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे। जो एडवांस लिया है एक्सपोर्ट करने के लिए उसका अगर आप डिले यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो उसके बारे में पता चल जाए, और जो एक्सपोर्ट आउटस्टैंडिंग है स्टिपुलेटेड पीरियड से, मतलब जितना मान लीजिए 15 दिन के अंदर अंदर अगर एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए तो आप नहीं कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी डिटेल इकट्ठा करने की कोशिश हुई है यहाँ पर। फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा आई होप EDPMS का क्या मतलब है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक IT बेस्ड सिस्टम लॉन्च किया जिसे EDPMS कहते हैं, एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग
सिस्टम कहते हैं। इसका पर्पज़ क्या है, मॉनिटरिंग करना चाहता है क्या, जो भी हम गुड्स और हमारे देश से जो गुड्स और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होते हैं उसको अच्छे से मॉनिटर करना, प्लस एडी बैंक को, मतलब जो बैंक होते हैं उनको भी हेल्प हो जाए, ताकि वो जो वेरियस रिटर्न फाइल करते हैं वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर फाइल कर दें। साथ ही साथ बैंकों को इस चीज़ का भी आइडिया रहे कि कौन किस चीज़ को कब कर रहा है कब नहीं कर रहा है ना। EDPMS हैज़ बीन ऑपरेशनलाइज 1 मार्च 2014 से, EDPMS जो है 1 मार्च 2014 से ऑपरेशनलाइज किया गया था। EDPMS का उद्देश्य यही था कि प्रोसीजर सिंपल कर दिया जाए, ताकि जो वेरियस रिटर्न फाइल होते हैं वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर बैंक फाइल कर सकें, और साथ ही साथ में जो एक्सपोर्ट है उसकी बेटर मॉनिटरिंग की जा सके। और उसके अलावा इंटीग्रेट द रिटर्न्स रिलेटेड टू, जो रिटर्न होते थे उन सबको एक जगह लाया गया। रिटर्न किस बात से रिलेटेड थे, एक तो जो शिपिंग बिल है, शिपिंग बिल क्या होता है फ्रेंड, जब एक्सपोर्ट करता है सामान तो शिपिंग बिल बनता है, और जब हमारे देश में सामान इम्पोर्ट होकर आता है तो BOE बनता है, बिल ऑफ एंट्री बनता है फ्रेंड्स। ओके, तो शिपिंग बिल हो गया आपका, जो कॉशन लिस्टेड एक्सपोर्टर है उनके शिपिंग बिल के बारे में डिटेल इकट्ठा करना, जो लोन लिया है आपने एक्सपोर्ट करने के लिए उसका डिले अगर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं या देर से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल इकट्ठा करना, और जो आपने एक्सपोर्ट करना था लेकिन उसको जो है एक सर्टेन टाइम पीरियड के बावजूद भी आप एक्सपोर्ट नहीं करें तो उन सब के बारे में एक डेटा इकट्ठा करना, ताकि इस बात का जानकारी बैंक जो है RBI को दे सके फ्रेंड्स। ओके, तो वही बात मैंने यहाँ पर कही है कि जो बैंक को ये पता चल सके कि कौन कब क्या कर रहा है कब नहीं कर रहा है। तो वही है कि मतलब जो है आपने लोन तो ले लिया लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, आपने एक्सपोर्ट करना है टाइम पीरियड के विदिन में 1 महीने में करना है लेकिन आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ये सारी बातें बैंक को पता हो जाती हैं EDPMS के आ जाने से। अब फीचर देखेंगे फ्रेंड्स EDPMS से, जो मैंने आपको बातें बताई वही लगभग सारी बातें फिर से एक बार देखेंगे। AD बैंक कैन एक्सेस अपडेटेड लिस्ट ऑफ कॉशन लिस्टेड एक्सपोर्टर थ्रू EDPMS ऑन डेली बेसिस। अब फ़ायदा क्या हुआ, जो पहले क्या करता होता था कि RBI ने मान लो किसी एक्सपोर्टर को कॉशन लिस्ट में डाल दिया, लेकिन चूंकि डेटा रियल टाइम में अपडेट होता नहीं था इसलिए बैंक को पता नहीं चल पाता था कि ये जो एक्सपोर्टर है वो कॉशन लिस्टेड है RBI द्वारा या नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता था, अगर वो लोन लेने आया बैंक को पता नहीं चला तो कॉशन लिस्टेड था, उसके बावजूद भी बैंक ने लोन पास कर दिया। लेकिन अब क्या है, अपडेटेड लिस्ट जो है बैंक EDPMS में लॉगिन करेगा, वहाँ से उस सर्वर में जा करके देख लेगा कि भाई ये जो हमारे पास एक्सपोर्टर आया हुआ है कॉशन लिस्टेड तो नहीं है, तो अब नुकसान नहीं होगा ना, क्योंकि अगर कोई कॉशन लिस्टेड कस्टमर है तो एक्सपोर्टर है तो उसके बारे में पता चल जाएगा, है ना, और उसको लोन बैंक नहीं पास करेगा। हेंस बैंक कैन नाउ रेफर टू द अपडेटेड कॉशन लिस्ट ऑफ एक्सपोर्टर ऑन रेगुलर बेसिस, है ना। तो अब क्या हुआ, जब EDPMS आ गया तो रेगुलर बेसिस पर बैंक ये देख सकता है कि अपडेटेड कॉशन लिस्ट क्या है, कौन कौन से एक्सपोर्टर हैं जिन्हें हम लोन नहीं दे सकते हैं। RBI बिल कॉशन, अब ये काम कौन करता है कि मतलब किसी भी एक्सपोर्टर को कॉशन और डीकॉशन करने का काम, मतलब कि ये कॉशन लिस्ट में रहेगा, सावधानी रखनी है इसके प्रति या नहीं रखनी है, इस वाली लिस्ट में एक्सपोर्टर को कौन करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपडेट करता रहता है। और अपडेट कैसे करता है, जो बैंक होते हैं उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर करता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स आपको कि जो बैंक है पहले क्या था कि उसको ये नहीं पता चलता था कि कौन कॉशन लिस्टेड एक्सपोर्टर है कौन नहीं है। अब क्या है कि EDPMS पर चूंकि जो है डेली पर डेटा अपडेट आता रहता है, इसलिए उसको बैंक को एकदम अपडेटेड कॉशन लिस्ट मिल जाती है कि ये एक्सपोर्टर कॉशन लिस्ट में है। अगर वो मान लीजिए लोन लेने के लिए आता तो अब बैंक मना कर सकता है। पहले ऐसा नहीं हो पाता था क्योंकि रियल टाइम में बातें पता नहीं चलती थी। अब कॉशन और डीकॉशन करने का मतलब ये एक्सपोर्टर ठीक है या नहीं ठीक है, सावधान रहना है नहीं रहना, ये बात RBI अपडेट करता है डेटाबेस में EDPMS के, लेकिन रिकमेंडेशन लगती है AD की। मतलब जो बैंक होते हैं वो जब तक अथराइज डीलर बैंक नहीं कहेगा तब तक RBI ये काम नहीं करता है। अब इसमें क्या करेगा, AD में फॉरवर्ड इस फाइंडिंग, अब क्या करेगा कि जो बैंक होंगे वो अपनी फाइंडिंग को कंसर्न रीजनल ऑफिस RBI में भेज देंगे और रिकमेंड करेंगे कि इस जो एक्सपोर्टर है इसका नाम जो है कॉशन लिस्ट में ऐड किया जाए। क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि ये जो बैंक होंगे वो अपनी फाइंडिंग्स को, भाई जो उसकी फाइंडिंग्स होगी वो अपने कंसर्न रीजनल ऑफिसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास शेयर कर देंगे कि सर इसका नाम जो है, इस एक्सपोर्टर का नाम एक्सपोर्ट उसमें अपना कॉशन लिस्ट में डाल दीजिए, क्योंकि या तो ना या तो हो सकता है ये ट्रेसेबल नहीं है या फिर जो है इंटरेस्टेड नहीं है। दिस विल रिक्वायर द बैंक टू रिपोर्ट केसेस वेयर एक्सपोर्टर इज नॉट ट्रेसेबल, है ना। तो इसमें बैंक कौन कौन से केसेस रिपोर्ट कर सकता है, जहाँ पर एक्सपोर्टर ट्रेसेबल ही नहीं, एक्सपोर्टर से आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं वो मिल ही नहीं रहा है, या नॉट मेकिंग एनी सीरियस एफर्ट फॉर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड, या कोई ऐसा एक्सपोर्टर है जिसने सामान तो भेज दिया है लेकिन उसका पैसा वापस लाने के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस एफर्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों को जो है RBI में रिपोर्ट, RBI के रीजनल ऑफिस में बैंक रिपोर्ट कर देगा और वह उनको जो है कॉशन लिस्ट में ऐड करने के लिए अब RBI कॉशन लिस्ट में उनको ऐड कर देगा और ये लिस्ट अपडेटेड होती रहेगी। तो बैंक जो दूसरे बैंक हैं उनको भी पता चल जाएगा कि हाँ ये जो एक्सपोर्टर है बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। द गाइडलाइन रिक्वायर बैंक टू रिकॉर्ड एडवांस रेमिटेंस रिसीव्ड फॉर एक्सपोर्ट इन EDPMS।
अब इसमें गाइडलाइन है कि जो बैंक होंगे उनको जो है जो भी एडवांस रेमिटेंस रिसीव होगा एक्सपोर्ट के लिए उसे EDPMS में जो है रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मान लीजिए जो है $5000 का कोई एक्सपोर्ट है मान लेते हैं, और उसके लिए एडवांस मिला हुआ है जो, तो उसको जो है उसमें एडवांस रेमिटेंस जो रिसीव होता है, मान लीजिए विदेश से 5000 जो डॉलर आ गए हैं, तो उसको जो है EDPMS में वो मतलब जो है रिकॉर्ड में अपडेट कर देगा। बैंक विल आल्सो रिकॉर्ड ओल्ड आउटस्टैंडिंग एडवांसेस रिसीव्ड। साथ ही साथ बैंक को जो पुराने आउटस्टैंडिंग एडवांसेस रिसीव हुए हैं उनको भी जो है मतलब जो है रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दिस विल रिक्वायर बैंक टू डेवलप ए रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट ऑल एडवांसेस हैव बीन कैप्चर्ड इन EDPMS। अब ये कहना है कि मतलब इसके लिए बैंकों को एक जो है रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म अपनानी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी, ताकि इंश्योर किया जा सके कि सभी एडवांसेस जो है EDPMS में कैप्चर कर दिए जाएँ। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड, ठीक है, extension of time limit for realization of export proceed and details of export bill written off by ED also incorporated in EDPMS। तो EDPMS में जो अगर मान लीजिए जो है एक्सपोर्ट प्रोसीड के रियलाइजेशन के लिए जो टाइम लिमिट थी उसमें अगर एक्सटेंशन दिया गया है तो वो भी उसमें नोट करना पड़ेगा। साथ ही साथ में जो एक्सपोर्ट बिल राइट ऑफ कर दिए गए हैं ED बैंक द्वारा उसकी डिटेल भी EDPMS में लिखनी पड़ेगी, रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो मतलब कहने का ये है कि EDPMS में हम बेसिकली देखें तो हम EDPMS में क्या क्या चीज़ें जो है नोट डाउन करते हैं, क्या क्या चीज़ों का रिकॉर्ड बनाते हैं। अगर कोई एडवांस रेमिटेंस मिला हुआ है तो उसको EDPMS में लिख दीजिए। अगर जो है कोई ओल्ड जो है आउटस्टैंडिंग एडवांसेस हैं तो उसको भी बैंक जो है उसमें नोट डाउन कर देगा, उसमें अपडेट कर देगा, ठीक है। इस वजह से बैंकों को एक ऐसी मैकेनिज्म डेवलप करनी पड़ेगी ताकि वो EDPMS में मतलब जो भी एडवांसेस ऑल द एडवांसेस जो दिए गए हैं उस कस्टमर को, उस एक्सपोर्टर को, उसको EDPMS में कैप्चर कर सकें। उसके अलावा अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट बिल के रियलाइजेशन, एक्सपोर्ट प्रोसीड के रियलाइजेशन के लिए अगर टाइम लिमिट में एक्सटेंशन दिया गया कि हाँ 2 महीने बाद तक कोशिश कर लो, तो वो बात भी उसमें नोट डाउन करनी पड़ेगी। और डिटेल ऑफ एक्सपोर्ट बिल जो रिटर्न ऑफ हुए हैं ED बैंक द्वारा वो भी जो है EDPMS में लिखे जाएंगे, नोट किए जाएंगे, ताकि डेटा अपडेटेड रहे। इसी पर्पज से ये किया जा रहा है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि पहले जो है जो एक्सपोर्ट बिल आउटस्टैंडिंग बियॉन्ड स्टिपुलेटेड पीरियड रहते थे, जो फ्रेंड्स एक्सपोर्ट बिल अगर एक सर्टेन टाइम पीरियड से ज़्यादा तक जो है आउटस्टैंडिंग रहते थे तो एक XOX फॉर्म भर करके भेजना पड़ता था, RBI को रिपोर्ट करना पड़ता था बैंकों को। चूँकि अब EDPMS आ गया है तो बैंकों को अब ये जो है अलग से XOS जो है रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है EDPMS के आने के बाद में। द चेंज इन रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ मैनुअल रिपोर्टिंग टू ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग। तो इसमें अगर हम देखें EDPMS में क्या हुआ है कि पहले जहां मैनुअल रिपोर्टिंग होती थी अब वहीं पर ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग होने लगी है। होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी सारी चीज़ें। तो बैंकों को एक चीज़ जो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बैंकों को अब XOS जो है रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी बात ये XOS रिपोर्टिंग किस लिए की जाती थी कि अगर एक्सपोर्ट बिल एक सर्टन टाइम पीरियड के बियॉन्ड जो है आउटस्टैंडिंग है तो उसको रिपोर्ट किस में करते थे, XOS फॉर्म में किया करते थे, ठीक है फ्रेंड। अगला टॉपिक उठाएंगे फ्रेंड इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में। तो जैसे फ्रेंड 2014 में आपका EDPMS आया था उसी तरीके से नीड महसूस हुई कि इंपोर्ट के लिए भी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक जो है वर्किंग ग्रुप बनाया, मतलब एक कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन जो है श्री AK पांडे थे, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव थे इस कमेटी में कस्टम से थे, DGFT से सेज से थे, फिडई से थे, और कुछ सेलेक्टेड बैंक भी इसमें शामिल थे। और उनको इसलिए बुलाया गया था कि वो सजेस्ट करें कि एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव IT बेस्ड सिस्टम बनाया जाए जो कि फैसिलिटेट करे इफ़िशिएंट प्रोसेसिंग ऑफ ऑल इंपोर्ट ट्रांजेक्शन और इसकी मॉनिटरिंग भी कर सके, ठीक है। तो एक वर्किंग ग्रुप बनाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने IDPMS लाने के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया जिसके चेयरमैन कौन थे फ्रेंड्स, श्री AK पांडे थे, ठीक है। इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव थे इस पूरी कमेटी में उसमें कस्टम से भी लोग थे, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से भी थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से भी थे, एंड फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लोग भी थे, ठीक है। और कुछ सेलेक्टेड जो है बैंक भी इसमें शामिल हुए। और इनका काम क्या था, इनको सजेस्ट करना था कि एक IT बेस्ड सोल्यूशन ऐसा सजेस्ट करिए जो कि जितने भी इंपोर्ट ट्रांजेक्शन है उसको अच्छे से प्रोसेस करने में और उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए हमको हेल्प कर सके। तो इसी कमेटी ने फिर रिकमेंड किया। तो यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है कि फ्रेंड्स की जो कमेटी थी जो IDPMS की उसके चेयरमैन कौन थे फ्रेंड्स, AK पांडे थे। ये बात ध्यान रखने वाली है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, ओके। तो आपसे ये जो बात यहाँ पर पूछी जा सकती है फ्रेंड्स वो यही है कि इसके चेयरमैन कौन थे,
तो एक वर्किंग ग्रुप बना था IDPMS के लिए, और इस वर्किंग ग्रुप ने ही रिकमेंड किया, ग्रुप हैज़ रिकमेंडेड डेवलपमेंट ऑफ रोबस्ट एंड एफिशिएंट IT बेस्ड सिस्टम। इन्होंने ही कहा कि आप एक IDPMS बनाइए, यानी इम्पोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम बनाइए, और ये बिल्कुल वैसे ही उसी तर्ज पर बनाया गया जैसा कि एक्सपोर्ट डेटा मॉनिटरिंग EDPMS की ही मतलब लाइन पर ही इसको डेवलप करने के लिए कहा गया। अर्लियर द अब क्या था, जब कोई भी चीज़ इंपोर्ट होकर के आती है तो कस्टम डिपार्टमेंट भी वहाँ पर इन्वॉल्व होता है। तो पहले क्या था कि बैंक और कस्टम के बीच में कोऑर्डिनेशन जो है डिजायर्ड लेवल नहीं रहा, मतलब पूरी जानकारी कस्टम्स और बैंक के बीच में काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन का गैप रहता था, उसको दूर करने में इसने काफ़ी मदद की थी। ठीक है, मदद की। विद द सेटिंग ऑफ IDPMS इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ऑल द कंसर्न एजेंसी, IDPMS के सेटअप होने से ये उम्मीद की जाती है कि जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे कस्टम हो, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे बैंक हो, वो एक कॉमन इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और इससे पूरी प्रोसेस को एक स्ट्रीमलाइन किया जा सकेगा। IDPMS कब इम्प्लीमेंट किया गया फ्रेंड्स? तो 10 अक्टूबर 2016 को। 1 मार्च 2014 को आपका आया था EDPMS, ध्यान रखेंगे EDPMS कब आया था? 2014 में। उसके 2 साल बाद 2016 में IDPMS लेकर के आए। IDPMS जो है एक कमेटी थी जिसके चेयरमैन कौन थे फ्रेंड्स? श्री AK पांडे थे। इनकी चेयरमैनशिप में ही IDPMS बन करके आया है फ्रेंड्स। ओके, तो इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया। अब इसके चेयरमैन थे श्री AK पांडे, और इसमें जो है काफ़ी सारे लोग कस्टम से, DGFT से, सेज से, फिडई और इन सभी जगहों से, और कुछ सेलेक्टेड बैंकों के लोग थे, और इनको कहा गया कि एक ऐसा सोल्यूशन बताइए जिससे कि जो है जितनी भी इंपोर्ट ट्रांजेक्शन होती है इनको अच्छे से प्रोसेस किया सके और उसकी मॉनिटरिंग भी की जा सके। तो इसी वर्किंग ग्रुप ने सजेस्ट किया कि जैसे EDPMS है उसी तरीके से IDPMS लाने की ज़रूरत है। इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम उसी के बाद में आया है। पहले बैंक और कस्टम डिपार्टमेंट और RBI के बीच में कोऑर्डिनेशन की जो कमी थी उसको जो है IDPMS के आने से उस कमी को दूर किया जा सका है। अब IDPMS के आ जाने से ऐसी उम्मीद है वाकई में कि जो सारी एजेंसीज हैं जैसे कस्टम्स डिपार्टमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक, ये सभी एक कॉमन इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म IDPMS मिल जाएगा जिससे इस पूरी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा सकेगा। IDPMS आपका आया है 10 अक्टूबर 2016 से। IDPMS 2016 में आया है, EDPMS आपका 2014 में आया हुआ है। तो ट्रैक द मूवमेंट ऑफ इम्पोर्ट, अब वही सारी बातें हैं, मतलब जितना भी मतलब ट्रांजेक्शन हो रही है उन सब चीज़ों को, इंपोर्ट वाली जितनी भी बातें हो रही हैं उन सबको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बैंक रिकॉर्ड करेंगे सारी चीज़ें। तो ट्रैक द मूवमेंट ऑफ इंपोर्ट ट्रांजेक्शंस थ्रू बैंकिंग सिस्टम, कस्टम्स हैव मॉडिफाइड द बिल ऑफ एंट्री फॉर्मेट टू डिस्प्ले AD कोड ऑफ बैंक कंसर्न रिपोर्टेड बाई इम्पोर्टर्स। ठीक है, तो कहने मतलब ये हुआ कि जो इंपोर्ट ट्रांजेक्शन है उनकी मूवमेंट को अच्छे से मॉनिटर करने के लिए कस्टम्स ने क्या किया हुआ है, जो BOE बिल ऑफ एंट्री का जो फॉर्मेट था उसमें मॉडिफिकेशन किया। अब BOE में AD कोड भी दिखाता है, यानी अथराइज डीलर का कोड भी दिखाता है। ठीक है, अथराइज डीलर का कोड भी दिखाने लगा है। पहले बिल ऑफ एंट्री में AD का कोड नहीं होता था, यानी किस कंसर्न बैंक का कंसर्न का है उससे पता नहीं चलता था। अब क्या है कि बिल ऑफ एंट्री में ही ये पता चल जाएगा किस कंसर्न बैंक का AD कोड लगा हुआ, जिसका कोड होगा उसी के पास में डेटा जाता है। अब क्या होता है कि प्राइमरी डेटा ऑन इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन फ्रॉम कस्टम्स। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि जो इंपोर्ट ट्रांजेक्शन का डेटा होगा वो कस्टम से पहले फ्लो करेगा IDPMS सर्वर में, यानी कस्टम्स वाले एंट्री कर देंगे IDPMS में, और उसके बाद में जो AD कोड होगा उसके अपान डिपेंडिंग अपान जो है रिस्पेक्टिव बैंक के साथ में इस ट्रांजेक्शन को शेयर कर दिया जाएगा ताकि इसके आगे जो भी करना है वो बैंक कर सके फ्रेंड्स। ओके, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे शिपिंग बिल की डिटेल शेयर की जाती थी एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन में EDPMS में, है ना। यहाँ पर क्या है, बिल ऑफ एंट्री से डील करते हैं। बिल ऑफ एंट्री, इंपोर्ट में बिल ऑफ एंट्री की शेयरिंग हो रही है, वहाँ पर शिपिंग बिल की डिटेल शेयर की जाती थी एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन में EDPMS में। अब यहाँ पर क्या होगा, शिपिंग बिल की जगह बिल ऑफ एंट्री का यूज किया जा रहा है इंपोर्ट ट्रांजेक्शन के लिए, किसमें, IDPMS में फ्रेंड्स। ओके, AD बैंक विल एंटर एवरी सब्सिक्वेंट एक्टिविटी। अब सारी जो भी इसके बाद की एक्टिविटीज होंगी उसको AD बैंक एंटर करेगा, जैसे डॉक्यूमेंट सबमिशन कब हुआ, आउटवर्ड रेमिटेंस का डेटा, ये सारी चीज़ें जो है IDPMS में जो अथराइज डीलर बैंक होगा उसको रियल टाइम बेसिस पर अपडेट करना होता है। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वो क्या थी कि जो नॉन EDI जो है कस्टम्स पोर्ट थे, कुछ ऐसे कस्टम पोर्ट हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। मतलब कहने का कि मैनुअली अभी भी वहाँ पर कागज़ में लिखा पढ़ी हो रही है, फाइलों में लिखा पढ़ी हो रही है, कुछ ऐसे कस्टम पोर्ट्स भी हैं। तो जब तक वो जो है EDI पर यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज पर यानी कंप्यूटराइज नहीं हो जाते हैं, तब तक जो AD अथराइज डीलर बैंक की नोडल ब्रांच होगी वो जो है बिल ऑफ एंट्री का डेटा जो है अपलोड करेगी। समझिए, अगर कस्टम में IDPMS जो आपका होता है वो अगर कस्टम जो है आपका
कंप्यूटराइज्ड है, तब तो IDPMS वाला मतलब आपका कस्टम डिपार्टमेंट ही IDPMS में डेटा फिल कर देगा। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा पोर्ट है जहाँ पर मैनुअल काम होता है, मतलब कहने का कस्टम डिपार्टमेंट अभी भी मतलब कहने का इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का एक्सेस नहीं कर सकता है, तो उस केस में वो मैनुअल एंट्री करेगा। तो उस मैनुअल एंट्री के में जो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, बिल ऑफ एंट्री होगा, उसके बेसिस पर जो एक नोडल ब्रांच होगी उसको ये काम दिया जाता है कि उस बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पर तुम जो है इसको IDPMS में अपडेट करोगे फ्रेंड्स। ओके, तो वही बात यहाँ पर समझाई गई है आपको। बेस्ड ऑन ओरिजिनल BOE विथ स्टैम्प एंड सिग्नेचर ऑफ कस्टम्स एज सबमिटेड बाय इंपोर्टर। तो जो इंपोर्टर होगा वो कस्टम डिपार्टमेंट से स्टैम्प और सिग्नेचर करवा करके ओरिजिनल बिल ऑफ एक्सचेंज सबमिट करेगा। उस बिल ऑफ एक्सचेंज के बेसिस पर बिल ऑफ एंट्री को सबमिट करेगा, और बिल ऑफ एंट्री की एंट्री जो है करेगा AD बैंक की एक नोडल ब्रांच करेगी, किसमें? अपने IDPMS में। ठीक है फ्रेंड। सिंस ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ सबमिशन नॉन सबमिशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री विल बी अवेलेबल टू RBI। अब क्या होगा कि किसने बिल सबमिट किया है, किसने नहीं सबमिट किया है, कितना पैसा इंपोर्ट मतलब कितना सामान इंपोर्ट हुआ है, किसका बिल पेमेंट हुई है, किसका नहीं हुई, ये सारी इन्फॉर्मेशन अब RBI के पास रहेगी IDPMS सर्वर पर। इसलिए जो BEF स्टेटमेंट पहले सबमिट किया जाता है फ्रेंड्स, BEF स्टेटमेंट जो सबमिट किया जाते थे उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है IDPMS के इंट्रोडक्शन से। ध्यान रखेंगे, IDPMS के आने से जो BEF स्टेटमेंट थे, BEF स्टेटमेंट क्या बताते थे फ्रेंड कि जो सामान इंपोर्ट किया है उसका बिल अभी आउटस्टैंडिंग है, तो उसको BEF स्टेटमेंट में दिया जाता था। ध्यान रखेंगे हम। तो अगर एक्सपोर्ट वाले में यहाँ पर एक कंपेरिजन बेसिस पर आप पढ़ लीजिए। देखिए, BEF स्टेटमेंट इंपोर्ट से रिलेटेड है, और XOS किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स? आपका एक्सपोर्ट से रिलेटेड होता है। और ये EDPMS के आने के बाद में XOS को बंद कर दिया गया है, IDPMS के आने के बाद से BEF स्टेटमेंट को बंद कर दिया गया है। फ्रेंड्स, आई होप आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड सिस्टम के बारे में हमने देख लिया कि इसके जो चेयरमैन थे, एक कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन श्री AK पांडे थे। उन्होंने ही सजेस्ट किया कि क्या करना है, कि एकदम जैसे EDPMS है, उन्होंने ही सजेस्ट किया या उनकी कमेटी ने सजेस्ट किया कि जैसे EDPMS है वैसे ही IDPMS बनाने की रिक्वायरमेंट है। अब उसके आने से क्या हो गया कि जो कस्टम वाले थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, बैंक था, इन सबको आपस में एक सिंगल प्लेटफॉर्म मिल गया कि हाँ, अब सारी जानकारी हमको मिलती रहेगी। IDPMS जो है 10 अक्टूबर 2016 को हमारे देश में आया, लागू हुआ। ठीक है। अब उससे इसमें कस्टम डिपार्टमेंट ने क्या किया, जो बिल ऑफ एंट्री का जो फॉर्मेट था उसको मॉडिफाई किया, और साथ ही साथ एक नया कॉलम ऐड कर दिया जिसमें AD अथराइज डीलर का कोड डाला। अथराइज डीलर मतलब जिस बैंक का है उस बैंक का कोड डाल दिया। जैसे SBI का जो कोड होगा वो SBI का कोड यहाँ पर इन्होंने डाल दिया, ताकि अब क्या होगा कि सबसे पहले जो सिस्टम, जब कोई इंपोर्ट ट्रांजैक्शन होगी तो कस्टम डिपार्टमेंट उसे IDPMS में एंट्री कर देगा। IDPMS में एंट्री होने के बाद में जो AD कोड होगा उसके बेसिस पर ही वो इन्फॉर्मेशन अपने आप ही उस बैंक के साथ शेयर हो जाएगी जिसका यहाँ पर अथराइज डीलर कोड डला हुआ है। फिर आगे क्या करना है वो उस बैंक को डिसाइड करना होगा। ठीक है। अब जैसे इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम में शिपिंग बिल जो है काम आता था एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करने के लिए, वैसे ही IDPMS में बिल ऑफ एंट्री यूज की जाती है। बिल ऑफ एंट्री इस बात का सबूत होता है कि कोई एक्सपोर्ट हमारे देश में आया हुआ है। अब जितनी भी जैसे EDPMS में था, सारी जानकारी कौन एंटर करता था कि पैसा आया है और उसने एक्सपोर्ट नहीं किया है, एक्सपोर्ट का बिल आउटस्टैंडिंग, ये सारी बातें कौन एंटर करता था? बैंक। वैसे ही IDPMS में भी AD बैंक एंटर सारी एक्टिविटीज़ को, जैसे डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ या नहीं हुआ, आउटवर्ड रेमिटेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने डॉलर का हुआ है, कितना पेंडिंग है, सारा एंट्री कौन करेगा? IDPMS में अथराइज डीलर बैंक करते हैं रियल टाइम बेसिस पर। यहाँ पर एक और बात है कि जो मैनुअल पोर्ट है, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया हुआ है, वहाँ पर जो इंपोर्टर होगा वो कस्टम्स डिपार्टमेंट से जो बिल ऑफ एंट्री होगी इस पर स्टैंप और सिग्नेचर करके ला करके AD बैंक को दे देगा। AD बैंक की जिम्मेदारी होगी कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है कस्टम्स डिपार्टमेंट ने दिया है साइन और मुहर करके, उसी के बेसिस पर ही बिल ऑफ एंट्री जो है IDPMS में वो अपडेट कर देगा। IDPMS में इसके आधार पर करता है। ठीक है फ्रेंड। जो नॉन कस्टम जो आपके जो मैनुअल पोर्ट है उनके लिए, और जो कंप्यूटराइज पोर्ट है वहाँ पर IDPMS ऑलरेडी एक्सेसिबल है, तो वहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। वहाँ पर कस्टम डिपार्टमेंट ही IDPMS में डेटा सबमिट कर देता है। ठीक है। अब चूंकि सारी जानकारी जो है RBI को ऑलरेडी IDPMS से मिल जाती है, सबमिशन और नॉन सबमिशन ऑफ बिल, किसका पैसा रियलाइज हुआ, किसका पैसा नहीं रियलाइज हुआ, किसने सामान इंपोर्ट कर लिया, किसने नहीं किया, और इंपोर्ट का बिल पे कर दिया नहीं किया, सारी जानकारी ऑलरेडी RBI के पास होती है IDPMS में सर्वर में। इसलिए जो BEF स्टेटमेंट होता था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। BEF स्टेटमेंट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो BEF स्टेटमेंट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है IDPMS के आने से,
और XOS को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है EDPMS के आने से। ये जो है एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, ये आपका इंपोर्ट से रिलेटेड है फ्रेंड्स। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।